हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, बीच में वीडियो में ला नहीं पाया, उसका कारण था कि मैं बीमार पड़ गया था बीच में, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। पर हम बहुत जल्द 3-4 दिन में आपको बाकी के जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें सबसे पहला वाला है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड बाय ब्लैंक द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस। तो क्या हो जाएगा? देखो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज बाय इंक्रीजेज द फोकल लेंथ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस। कब मैग्नीफाइंग पावर कब बढ़ जाती है? तो कब बढ़ जाएगी? जब उसके आप क्या बढ़ा देंगे भाई? इंक्रीजेज बाय इंक्रीज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को इंक्रीज करने पर मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लेंस पावर। तो लेंस पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किसके कारण होता है ब्लू कलर स्काई का? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये भी आपको पता है कि लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई भी चीज़ कम से कम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको वो साफ साफ दिखाई देगी। अगला, द कलर ऑफ स्काई व्हेन व्यूड फ्रॉम द मून अपीयर्स। तो मून से देखने पर स्काई कैसा दिखाई देगा? तो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आपका है वॉयलेट, रेड, येलो और ब्लू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो किसका मिनिमम होता है? तो बेटा ये ध्यान रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब हमें क्या चाहिए? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, यानी म्यू जो है वो आपको मिनिमम चाहिए। और म्यू मिनिमम कब होगा? हाईएस्ट वेवलेंथ पर म्यू मिनिमम होगा। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? तो रेड कलर की होती है। तो यहां सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे कम होता है। तो किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ? तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हुआ। नेक्स्ट, For which color is focal length of the lens is minimum? Violet, रेड, येलो और ब्लू। अब किस कलर के लिए फोकल लेंथ मिनिमम होती है? अब बात आ रही है फोकल लेंथ की। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था वो बात हुई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां क्या था कि जैसे जैसे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के म्यू, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका जो मिनिमम होता है, समझना इस बात को। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक, यानी कि अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मैक्सिमम होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी। यानी कि अब आपका जो फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा वो किस पर? तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट कलर की है। तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ
मिनिमम है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड। तो पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। तो आंसर है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला है ए कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस, कॉन्वेक्स है 25 सेंटीमीटर फोकस, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। हमारे पास यहाँ पर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, -100 और 100। अब अपने को निकालना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दो फोकल लेंथ दे रखी है। एक तो हमारे पास F1 है हमारे पास कॉनकेव के लिए, जिसे 20 सेंटीमीटर, तो चूंकि ये कॉनकेव के लिए इसलिए कहीं में आएगी नेगेटिव है। F2 है आपकी 25 सेंटीमीटर, और कंबाइंड फोकल लेंथ चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2, क्या आ जाएगा, -1/20 प्लस 1/25। दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा आपका 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो -1/100, 1/f इज इक्वल्स टू, तो f इज इक्वल्स टू बच्चों आया -100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन एंड 100 सेंटीमीटर आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, अब आंसर इन वन सेंटेंस में आंसर देना। पहला, राइट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो ये रिलेशन आपको पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। नेक्स्ट है, राइट द रिलेशन बिटवीन UV एंड F ऑफ फॉर लेंस, तो लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, तो क्या फॉर्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन I/O इज इक्वल टू V/U। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। देखो क्या पूछा आपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। IC कितना दे दिया है बच्चों आपको, IC दे दिया है 45 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल दे दिया है। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन है, क्या आ जाएगा बच्चा, √2 आ जाएगा। आपका आंसर आया √2। नेक्स्ट, व्हाट विल द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप मेड ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज when the image is formed at infinity। तो बच्चा जब इंफिनिटी पर इमेज बनती है, और मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो फार्मूला होता है किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तो क्या होता है बच्चों, ये होता है आपको D/F। D क्या है, तो जो डिस्टिंक्ट विजन की जो डिस्टेंस है आपकी, जहां से आप साफ साफ देख सकते हो वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तो कितनी हो गई है, डिवाइड करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया आ गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए वेसल ऑफ डेप्थ 10 सेंटीमीटर filled with a liquid, the depth of the coin placed on the bottom is measured be 8 सेंटीमीटर। तो what will be refractive index of liquid, जो वेसल की जो डेप्थ है हमारे पास वो है 10 सेंटीमीटर, और जो कोइन की डेप्थ है जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो अपेरेंट डेप्थ जिसको अपन बोल सकते हैं वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब अपने को यहां पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो बच्चों फार्मूला क्या पढ़ रखा आपने, H/H यानी कि रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है बच्चा आपकी, रियल डेप्थ है 10, अपेरेंट कितनी है 8, 8 से 10 को डिवाइड कर दो,
8 1 जा 8, बचे कितने यहाँ से 2, 8 2 जा 16 और 1.5। तो क्या आंसर हो गया इसका, आपका हो गया म्यू इज इक्वल टू 1.25। नेक्स्ट, इन व्हाट कंडीशन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब बनती है, देखते हैं पर। ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। जब आप इमेज को कहाँ रखते थे, याद करो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते थे। रे पैरेलल आती थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेकेंड फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी तो ऐसे निकल जाती। इनको आप जब पीछे की तरफ इस प्रकार से बढ़ाते थे तो आपको यहाँ इमेज फॉर्म्ड होती थी इमेजनरी। और इमेजनरी इमेज केवल एक ही कंडीशन में फॉर्म्ड होती थी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, तभी आपको इमेज क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर अपने को मिलती है। यानी कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकस बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि यहाँ आप भले पोल की बजाय वर्ड यूज करें ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स एसेंशियल कंडीशन। देखो बच्चों, हमने एक क्रिटिकल एंगल पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल किसे बोलते थे, कि जिस एंगल पर, क्रिटिकल एंगल उसे बोलते थे जहां पर जो आपका जैसे ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिव एंगल है वो आपका कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब जब भी एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाए, डेंसर टू रेयर में जाए, और जब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यानी आईसी से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। ये इंसिडेंट एंगल जो है आपका कहीं से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। आई जो आईसी से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जो वेव है जिस मीडियम से आई थी वापस उसी मीडियम में ये चली जाएगी, जिस मीडियम से आई थी वापस उसी मीडियम में ये लौट जाएगी, ये लौट गई। ठीक है, यानी कि जब भी हम ये कहें कि द टोटल internal reflection when the light traveling in a denser medium incident at the surface of rare medium such that angle of incidence is greater than the critical angle of the pair of media and the rays reflected back into the denser medium, this phenomena is total reflection। तो सबसे पहली बात तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, एक बात, ठीक। और एक इसेंशियल कंडीशन की बात करूं, एक तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और एक डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। तो क्या कंडीशन है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट लाइट इज डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम सीन थ्रू अ रेयर मीडियम व्हाई डज इट अपीयर रेज्ड। देखो फॉर्मूला है हमारे पास राइज का, h इज इक्वल टू 1 - 1 बाई म्यू। ये कुछ फैक्टर पर डिपेंडेंट है। सबसे पहला देखो, एक तो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसकी पोजीशन पर ये डिपेंड करता है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम रिलेटिव टू रेयर मीडियम, ठीक। और तीसरा, जो आप जहां से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लो ये आपका कोई वेसल है, इस वेसल के यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ मान लो, और अब यहाँ से देख रहे हो, तो जिस भी एंगल से आप देखोगे उसके अनुसार उसका भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा कि आपको कितनी हाइट पर वो दिखाई देगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके कारण अपने को क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डेंसर से देख रहे, डेंसर मीडियम इज सीन थ्रू अ रेयर मीडियम, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला, व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट डज इट वर्क ऑन। तो an optical fiber is device based on the total internal reflection which is light signal can be transferred from one place to other place with a negligible loss of energy। देखो ऑप्टिकल फाइबर इस टाइप का एक डिवाइस है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ से आपकी लाइट एंटर करी इस वक्त, यहाँ अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है, टोटल बार बार इस टाइप से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाता है।
और जो लाइट है या जो भी सिग्नल है वो बिना एनर्जी लॉस हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। यही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सामान्य सी बात है। अगला, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? मिनिमम डेविएशन क्या है? ठीक है, तो देखो, from experimenter has been found that the angle of deviation depends on angle of incident. Initially the angle of incident less than the angle of deviation is large. देखो, मैं सामान्य से अपन बात करते हैं कि ये आपका प्रिज्म है, समझ लो पहले इसको पूरा। एबीसी अपन ने एक प्रिज्म लिया, अब यहां से आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, यहां पर आपकी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है इस पाइप से। फिर एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइट आपकी इमर्जेंट हो गई। ये लाइट आपकी एक्चुअल में कैसे जानी थी, ऐसे यहाँ से इसको पीछे बढ़ाया, तो ये है आपका डेविएशन एंगल। ठीक, अब ये डेविएशन एंगल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चा? इस एंगल, इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप इस इंसिडेंट एंगल को चेंज कर रहे हैं, इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज लार्ज, मतलब ये एंगल बहुत छोटा है तो ये आपका बहुत ज्यादा बड़ा है एंगल। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट मेड ऑफ इंक्रीज, द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज। जैसे जैसे आपने क्या बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते गए और एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या होते गया, घटता गया। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां से फिर वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो वो पॉइंट जहां पर आपका डेविएशन सबसे कम है उसे अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन। देखो, एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ डेविएशन इज लिस्ट, आफ्टर दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब देखो, सबसे मिनिमम जहां पर डेविएशन होता है, जिस इंसिडेंट एंगल पर सबसे कम डेविएशन होता है, उस इंसिडेंट एंगल को आप क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर, देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं बच्चा, 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो यू जो है आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, -14 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ चूंकि कॉन्केव के लिए ले रहे हैं इसलिए माइनस में ही आएगी बच्चों। ठीक, तो डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, अपने को लेंस और इमेज की पोजीशन पता करनी है। तो कौन सा फार्मूला लगा दो, लेंस फार्मूला लगा दो। 1/f हो गया आपके पास -1/20, 1/v माइनस, यहां पर आ गया ये 1/14, इसे माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा, प्लस, तो -1/20, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/14। तो बच्चों 1/v इज इक्वल टू -1/21 और ये आ गया 1/14। ठीक, इनका एलसीएम ले लेंगे अब दोनों का, कितना हो जाएगा, -42। तो 21 से करेंगे तो ये आ गया बच्चों -5/42। तो 1/v, तो v इज इक्वल टू आ गया बच्चों -42/5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 जा 40, तो ये आ गया बच्चों v इज इक्वल टू -8.4। ठीक है, -8.4 सेंटीमीटर पर आपकी जो है वो इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म विथ डायग्राम। ये आपका देखो, रिफ्रैक्शन को है बहुत सामान्य सी बात है। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप कि भैया, एक सेकेंड,
देखो बच्चों क्या कर रहा है, यहां पर अपन ये देखो कि ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, यहां से आई, ठीक है, यहां से इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां से ये आपका ये नॉर्मल है, एक डोर गए ना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। शुरुआत में आप कहाँ हो, आप हो एयर में, और आप कहाँ गए, एयर टू ग्लास गए, यानी कि आप रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं, ठीक है। और आप रेयर से डेंसर जाते हैं तो किधर जाते हैं भाई, रेयर टू डेंसर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आप नॉर्मल से दूर गए, ये आपका नॉर्मल, ठीक। अब अंदर आप ग्लास टू कहाँ आए, एयर में आए। अब आपका मीडियम क्या हो गया बच्चों, डेंसर टू रेयर हो गया। और जब आप डेंसर टू रेयर आते हैं, ठीक है, यहां से जैसे ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जब सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, जब आप रेयर टू डेंसर आएंगे तो रेयर टू डेंसर में क्या होता है, रेयर टू डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, तो आप कहाँ आ गए, नॉर्मल की तरफ आ गए। और यहाँ पर जब आप आए तो अवे फ्रॉम द क्या होगा, नॉर्मल होगा, डेंसर टू रेयर आने पर तो ये दूर चला गया, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया बच्चों। देखो क्या है, व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास द प्रिज्म द चेंज इन स्पीड cause of the light change direction and bend due to differences in the refractive index between the air and the glass. The light bends once entering the prism. This makes the beam of light separated into light of the different wavelengths. Tick next. Why is square appear to be? तो अकॉर्डिंग टू द रेलेज लाइट, देखो रेले ने क्या कहा था, जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू रेलेस लाइट रेज इज स्मॉल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मोर, जिसकी वेवलेंथ स्मॉल है उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा स्कैटरिंग होगी, मोर स्कैटरिंग होगी, ठीक। तो वी नो दैट ब्लू कलर ऑफ लाइट इज स्मॉलर वेवलेंथ देन द रेड लाइट, देयरफॉर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल ऑफ ब्लू लाइट्स wave scatter more and spread into the sky, this is why skies appear to blue. अब 3 मार्क्स से क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों थोड़ा सा इस डायग्राम में भी ध्यान दीजिएगा, डायग्राम को भी थोड़ा मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हैं और ये जो आप रे बनाएंगे तो इस रे को थोड़ा इस तरीके से बनाना कि ये पूरी ऑप्टिकल सेंटर से निकले ना, यहाँ से ऐसे जाते, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, फोकस से जाएगी, दोनों यहाँ मिली, यहाँ पर आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। और जब आपकी जो ये रे है आप यहाँ से पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, और आई लेंस में भी आप इसे यहाँ से निकालना, ठीक है। और इसको इन दोनों को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी, ये बन गई आपकी इमेज। और इसमें दे देना बोले आप इसको ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको हटा दो, इसको रहने देना आप, है ना, ये नहीं करना आप, ठीक। ऑब्जेक्ट के साथ जो इमेज बनी एंगल बना वो है आपका अल्फा, ठीक, और ये एंगल हो गया आपका बीटा। अब मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विजुअल एंगल कहाँ पर, इमेज के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ, एंगल इज अ वेरी स्मॉल यानी कि 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब अपन को निकालना है, इसमें टारगेट है हमारे पास एक तो 10 बीटा और एक 10 अल्फा। जब हम ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो 10 अल्फा निकालेंगे, और जब अपन 10 अल्फा कब निकलता है, हम सारी डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, डिस्टिंक्ट रीजन से देखेंगे जहां से हमें साफ साफ दिखाई दे। अब जब 10 बीटा निकालोगे तो 10 बीटा कहाँ बना आपका, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, ठीक है। अब जो आपका m में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन डी, डी से डी आपका कैंसर, क्या आया, ए डबल डैश बी डबल डैश और 1 बाय ए डैश बी डैश। सॉरी यहाँ ए बी रखना था ना, ए बी
ये भी, ये क्या है आपका ए बी अपॉन डी। अब देखो इसमें क्या मिस है, तो आपका इसमें ए डैश बी डैश मिस है, तो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो अपॉन ए बी। अब ये आया आपका एम। अब देख बच्चों, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश और ए डैश बी डबल, देखो वापस डायग्राम में आओ। यहाँ ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ए ओ बी वाला, ये वाला, ठीक, और एक और ये ए डैश बी डैश, ठीक है, ए ओ बी डैश, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाना है देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है, ये आपका ए ओ और ये ओ ए डैश, तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक। फिर लेते हैं इन ट्राइंगल। अब देखो दो और ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल आप देखो, ए, ये वाला ए डबल डैश ओ की बजाय ई दे दो ताकि अलग दिखे, डिफरेंट, वो ओ डैश है पर ओ डैश की बजाय ई दे दो आप इसको, आई लेंस का। तो ए डबल डैश ई बी डबल डैश और ए डैश ई बी डैश, ये देखो दोनों, क्योंकि दोनों में बीटा आ रहा है और दोनों में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो एंगल सिमिलर हो गया, तो सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए डबल डैश ई बी डबल डैश एंड ए डैश ई बी डैश आर सिमिलर। तो बच्चों ये हो गया आपका ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ई ए डबल डैश अपॉन ई ए। अब ये दोनों वैल्यू इसे एम में रख दो, तो एम इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ई ए डबल डैश अपॉन ई ए इंटू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, और ये वैल्यूज अपन यहाँ पुट कर देंगे, ई ए डबल डैश ई ए की। तो क्या है देखो, ये जो है आपका ई ए डबल डैश की अगर बात करिए तो ये आपका डी है, डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस। तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, ये आपने डी रख दिया, ठीक। ई ए क्या है हमारे पास, ये जो ई ए डैश है ना, ये वाला, ये काई का वर्क कर रहा है इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, ठीक है। तो ये काई की डिस्टेंस होगी इसकी ऑब्जेक्ट की, इसको यू ओ बोलते हैं, ठीक है। ये ई ए डैश ए डैश, तो ये हो गया आपका यू इंटू ओ ए डैश। अब ये वाला है आपका ओ ए डैश, ये वाला, ये आपका ओ ए, ये आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है। अब और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखा, ये जैसे कि अपन रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव लेना है, ये भी रे की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव लेना है साइन कन्वेंशन से। तो अब देखो इसमें हम साइन भी लगा देते हैं, ये माइनस है ना, और ये यू ओ की बजाय इसे यू ई लिख दिया अब, ठीक है, क्योंकि अपन ने आई लेंस को ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनटू एफ ओ बाई किया जाएगा अब अपने पास ओ ए, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसे यू ओ माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसल, डी अपॉन यू ई एफ ओ अपॉन यू ओ, ये आ गया माइनस, एम इज इक्वल्स टू, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का
फॉर्मूला। इसका क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, अभी लाइन पैरेलल गए आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो इमेज बनी है वो कितना एंगल बना रही है, तो वो अपन मान लिया कि ये बीटा एंगल इसने इसके साथ बनाया है, ठीक है। और ये चाहे तो आप इसको अल्फा ले लें, उल्टा कर लेते हैं, और इसको अपन ने बीटा दे दिया इमेज के साथ, ठीक है। ये जो इमेज के साथ जो एंगल बना वो आपका बीटा हो गया। अब देखो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया आपका इमेज, ये जो ए डबल डैश दे रहे हैं ये आपका लिस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन की, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, यानी इमेज के अपॉन में आ जाएगा। एंगल बहुत छोटा है तो 10 बीटा बाय 10 अल्फा, तो इमेज के अपॉन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक। अब देखो निकालते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है, ए ओ बी क्या आ जाएगा 10 बीटा, तो ए बी अपॉन ओ ए, फिर इन ट्राइंगल ए डबल डैश ओ ए डैश, तो क्या आ जाएगा ये 10 अल्फा ए डबल डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक है। एक बार देख भी लो आप, सपन करा से ना ये, ठीक है। अब अपन क्या करो, इसमें एक चीज देखो कि ये जो ए डबल डैश ए डैश है ये इस ए बी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ अपन जो ए डबल डैश ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी, तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए डैश, ठीक है। तो एम इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, तो 10 बीटा के प्लेस पे रखो ए बी अपॉन ओ ए, और इसकी जगह ए बी अपॉन ओ ए डैश, ए बी से ए बी कैंसिल, फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन, तो एम इज इक्वल्स टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ओ ए क्या है, ये वाली डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन की डिस्टेंस है, सारी रे के अपोजिट में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए आ गया माइनस डी, और ये हो गया माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बाई आपका यू आ गया। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। देखो दो थिन लेंस ले लेते हैं, ये दो थिन लेंस है आपके जो कि कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, और इनके लिए आपको क्या निकालना है, दो टू थिन लेंसेज है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस। तो देखो अब पहले लेंस के लिए आपने यहाँ पर मतलब ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये लाइन आपकी पैरेलल आई रे, यहाँ से जब आपकी इमर्ज होती, अगर ये लेंस नहीं होता सेकेंड वाला L2 वाला नहीं होता, तो कहाँ बनती है आपकी इमेज, ये आपकी इमेज यहाँ बनती, इसको अपन I1 दे देते हैं, और ये इमेज है तो ये लेंस आपके कारण क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट होकर कहाँ आ जाएगा, I पर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब फर्स्ट लेंस के लिए देखते हैं, तो फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो गई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। पहले ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आपकी हो गई u, ठीक है, चूंकि ये u है, और इधर आएंगे तो ये आपकी हो गई v1, तो v की बजाय आपका v1 और ये हो गई u। सेकंड लेंस के लिए देखेंगे, पहले वाले की फोकल लेंथ f1 है ना, दूसरे वाले के ले लो f2। अब ये जो इमेज बनी इसके लिए कहीं का करेगी हुआ काम, ऑब्जेक्ट का, I1 वाली सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है, और फाइनल इमेज का बनी v पर, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1/v1। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दिया आपने सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट में आप किसको ऐड कर देंगे, सेकंड को, तो क्या आ जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, इसलिए कैंसल, ठीक। तो क्या आया 1/f1 प्लस 1/f2, 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फार्मूला होता है, तो डायरेक्टली इसकी फोकल लेंथ की जगह आपने क्या लिख दिया 1/f लिख दिया, तो 1/f1 प्लस 1/f2
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। तो देखो बहुत सिंपल है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, रेड कलर ऑफ आउटसाइड और वॉयलेट इज इनसाइड। इसमें क्या होता है, वॉयलेट कलर इज आउटसाइड और रेड कलर इज इनसाइड। ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है प्राइमरी की, सेकेंडरी थोड़ी लेस ब्राइटनेस का होता है। और इट्स लाइज बिलो द सेकेंडरी रेनबो और इट्स लाइज अबाउ द प्राइमरी रेनबो। ठीक है, ये तीन डिफरेंस अपन ने ले लिए 3 नंबर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ डिस्टेंस व्यूड 1 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस ऑफ आई पिक 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द ट्यूब की लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल डिस्टेंस ऑफ व्यूअर इज 1 सेंटीमीटर, फोकस डिस्टेंस ऑफ आई पिक इज 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है शुरुआत वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 सेंटीमीटर है और आई लेंस के लिए हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट अ इन्फिनिटी। तो देखो इसके लिए जब इन्फिनिटी पे बनती है और मैग्निफिकेशन पावर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है L/FO और D/FE। तो L20, FO1, D25 सेंटीमीटर होता है, FE2 2 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 10 का इंटू 25 में करेंगे तो 250। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल। जल्द से जल्द हम आपको इसके सारे साथ पूरा कोर्स इसका कंप्लीट कर देंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।